हरि Hello everyone, myself Santosh Chaube. Today we shall discuss about the arrival of European companies and their activities in India. आज का जो वीडियो, आज की जो क्लास है, इसमें पढ़े हम लोग यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन और उनकी गतिविधियों के बारे में. A very pertinent question arises in the mind if we are studying about Indian polity, then why we are discussing any chapter of history. यहाँ पर एक प्रासंगिक प्रश्न खड़ा होता है कि जब हम भारत के संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे हम इतिहास के किसी भी अध्याय के बारे में क्यों चर्चाएं कर रहे हैं. My dear friends, my dear students, I would like to inform you every constitution has developing nature. दुनिया का कोई भी संविधान एक दिन में बनकर तैयार नहीं होता. सभी संविधानों का चरित्र विकासवादी होता है. As told by Henry Mann and Mackintosh, दो महान विद्वान हेनरी मैन और मैकिन्टोश कहते हैं दुनिया का हर संविधान विकसित होता रहता है, कोई संविधान एक दिन में बनकर तैयार नहीं होता. और जहां तक भारत के संविधान का सवाल है, डी बसु सेज दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी रेवोल्यूशन बट इट वाज सस्टेन्ड एफर्ट्स मेड बाय इंडिविजुअल्स. वो कहते हैं भारत का संविधान भी क्रांति का परिणाम नहीं है, बल्कि यह भारत के लोगों के सतत परिश्रम का परिणाम है. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि भारत में 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने राज्य किया और वहीं से फिर भारतीय गणतंत्र की स्थापना होती है, तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों की व्यवस्था को पढ़ना यहाँ पे जरूरी हो जाता है. इसलिए हमें भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ने के पहले हमें भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का अध्ययन करना जरूरी होता है. मैं आपको यहां पर यह समझाऊं, मैं आपको यहां पे बताऊं कि जब भारत के संविधान की रचना हुई तो ऑलमोस्ट 250 आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. जब भारत का संविधान बना तो भारत के संविधान के का लगभग आधा, मैं कहना चाहूंगा, अर्थात लगभग 250 अनुच्छेद भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं. इसलिए भी हमें उनकी व्यवस्था को पढ़ना ही पड़ेगा. और सबसे बड़ी बात यह है कि when British dominated the scene of India, there were some other European nationals and traders who were competing with them. जब ब्रिटेन के लोग भारत पर राज चला रहे थे, उसमें ब्रिटेन के कुछ अन्य देशों के व्यापारी भी थे जो उनके समानांतर चल रहे थे. तो उनके बारे में भी अगर हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे तो हमें लगता है कि भारत के संवैधानिक विकास को समझने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी. चलिए हम लोग बातें करते हैं. देखो, पहला सवाल जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वह यह आता है कि वाई यूरोपियन केम टू इंडिया. एक उतनी बड़ी दूरी, यहाँ बीच में समंदर या फिर स्थल मार्ग को भी लेने इतना लंबा रास्ता, यूरोप के व्यापारी भारत में आखिर क्यों आए? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वह यह है कि देयर वेयर सो मेनी रीजंस बिहाइंड इट. इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन 3 मुख्य कारण हैं. पहला जो कारण है वह यह है कि इंडियन इकोनॉमी वाज वाइब्रेंट एट दैट टाइम. भारत की अर्थव्यवस्था उस समय विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था थी. और दूसरी जो बात है, नंबर 2, इन यूरोपियन लिटरेचर इंडिया वाज एक्सटोल्ड. भारत की प्रशंसा जो है यूरोप के साहित्य में बहुत अधिक की गई थी. और नंबर 3, यूरोपियन मार्केट इंडियन आर्टिकल्स वर इन ग्रेट डिमांड. यूरोपीय बाजारों में भारत के मालों की, भारत के जो सामान थे उनकी जबरदस्त तरीके से मांग थी. तो हम लोग यहाँ पर जो ये 3 पॉइंट हैं, इन 3 पॉइंट पे बहुत थोड़ी चर्चाएं कर लेते हैं. देखो, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो भारत की अर्थव्यवस्था की बात है, तो एक रिपोर्ट है आपके वाशिंगटन पोस्ट की जिसका नाम है मेडिसन रिपोर्ट. इस मेडिसन रिपोर्ट के अनुसार 1750 में भारत का जो जीडीपी था वो लगभग 9,000 करोड़ डॉलर के बराबर था. 9,000 करोड़ के डॉलर के बराबर था. एंड दैट वाज 25% ऑफ द टोटल जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड. और ये विश्व की कुल जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका लगभग 25% था. तो आप समझ सकते हो कि पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था की 1/4 थी वो भारत में थी. और जाहिर सी बात है कि ऐसे देश में कौन नहीं जाना चाहेगा, चाहे व्यापार करना हो, चाहे वो करियर संवारना हो. तो ऐसी स्थिति में सभी चाहेंगे कि भारत जाएं. तो भारत की अर्थव्यवस्था उस समय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था थी. इसलिए यूरोप के व्यापारी भारत आना चाहते थे. नंबर 2, इन यूरोपियन लिटरेचर इंडिया वाज praised
भारत की बहुत अधिक प्रशंसा की गई थी यूरोपीय साहित्य में। मैं इसके कुछ उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। यह तो आप लोग सब जानते ही हो कि डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ये गाना जो लिखा गया ना, इस गाने के पीछे कोई एग्जैजरेशन, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भारत वास्तव में सोने की चिड़िया ही था। हेगेल कहता है कि इंडिया इज द लैंड लॉर्ड ऑफ डिजायर। भारत जो है वह मनोकामनाओं की भूमि है। आपके चाहे जितने बड़े सपने हैं, आप भारत चले जाओ, आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। शेक्सपियर यूज्ड टू से इंडिया इज द क्लाइमेक्स ऑफ ऑल डिजायर। भारत आपके महत्वाकांक्षाओं का चरमोत्कर्ष है, महत्वाकांक्षाओं का चरमोत्कर्ष है। और मैं बताना चाहूंगा आपसे कि पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने एक बहुत ही अच्छी बात लिखी। उसने लिखा, द गॉड डिप्राइव्ड एडम फ्रॉम द हेवन एंड ही सेंट हिम टू द अर्थ एज ए पनिशमेंट। ईश्वर ने आदम को स्वर्ग के राज्य से वंचित करके उसे पृथ्वी पर दंडित करने के लिए भेजा। लेकिन मिल्टन कहते हैं कि अगर भगवश्वर को आज के विश्व को, पृथ्वी को देखना हो, मतलब उसको आगरा को देखना हो, उसे काहिरा को देखना हो, उसे दिल्ली को देखना हो, तो ईश्वर को अपने आप पर किए गए अपने आप के कार्यों पर पश्चाताप होने लगेगा। ही मस्ट स्टार्टेड टू रिपेंट। क्योंकि ये जो शहर हैं, दिल्ली, आगरा और काहिरा जैसे शहर जो हैं, यह स्वर्ग से भी ज्यादा अधिक सुंदर है। तो आप समझ सकते हो कि जब ऐसी बात कही जाएगी, मार्क ट्वेन भारत को सभ्यताओं का पालना कहता है, तो जब ऐसी बातें की जाएगी तो जाहिर सी बात है वहां के जो लोग हैं उस धरती पर आना चाहेंगे अपने व्यापार के लिए, अपने करियर के लिए। और इस तरीके से यूरोप के व्यापारी जो है भारत की ओर वे आते हैं। नंबर 3, इंडिया का जहां तक मार्केट की बात है, जहां तक बाजार की बात है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, वर्नियर कहता है कि इंडिया एक ऐसा कुआं है जहां पे आने के 100 रास्ते हैं, जाने का कोई रास्ता नहीं। इंडिया वाज सेल्फ सफिशिएंट इन एवरी फील्ड ऑफ इकोनॉमी। भारत अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक आत्मनिर्भर देश था। हमें कुछ नहीं चाहिए था दुनिया से, और दुनिया को हमें देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ था। भारत में चाहे सिल्क की बात हो, चाहे वो कॉटन की बात हो, चाहे स्पाइसेस की बात हो, इन सब का इतना अच्छा बाजार था। और यूरोप के देशों में इसकी कमी थी, इसलिए यूरोप के व्यापारी इन मालों की तलाश में यहाँ पे आते थे। मैं बताऊं आपको कि स्पाइसेस, जो मसाले हैं, मसालों की तो इतनी अधिक जबरदस्त डिमांड थी कि पीपर, जो काली मिर्च है, उसके बारे में कहा जाता था एक तरफ आप काली मिर्च रख दो और एक तरफ आप सोना रख दो, दोनों का मूल्य जो है यूरोप के बाजार में एक बराबर था। आप समझ सकते हो मसालों की इतनी जबरदस्त डिमांड। और उसके पीछे मैं कारण बता दूं आपको कि एक तो मसालों के बारे में कहा जाता था कि दे हैड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, उनमें जो है वह चिकित्सीय गुण है। हालांकि बाद में यह अनुसंधान हुआ यूरोप में और यह पता चला कि मसालों में जो है कोई चिकित्सकीय गुण नहीं होता, लेकिन उस समय के लोगों के लिए तो था कि इससे आपके बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। नंबर 2 कि वहां पे जो लोग ज्यादा नॉन वेजिटेरियन लोग थे, ठंडे प्रदेश होने के कारण से, और नॉन वेजिटेरियन लोग थे, वो उनका अपने जो मांस है उस मांस के जायके के लिए वे मसालों का प्रयोग करते थे। और नंबर 3, दैट वाज स्टेटस सिंबल। जिस किसी की चीज की कमी होती है उसकी डिमांड तो अपने आप बढ़ जाती है, ये तो अर्थव्यवस्था का नियम है। तो मैं बताना चाहूंगा ये सारी बातें थी। इन सारी बातों के कारण से यूरोप के व्यापारी भारत की ओर आए। अब सवाल यह है कि इसकी शुरुआत कहां से होती है। देखो, मैं बताऊं कि आपको कि प्रथम शताब्दी में जो आर्कामेडी उस समय था, आज का यह पौंडीचेरी या पुद्दुचेरी है, वहां पे रोमन सम्राट अगस्टस के सिक्के मिल रहे हैं। और वह इस बात का प्रमाण है कि उस समय के लोग भारत के साथ व्यापार करते थे। मतलब आप कह सकते हो कि यूरोपियन ट्रेडर्स हैड ए वाइब्रेंट ट्रेड विद इंडिया फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। अनादिकाल से ही भारत और यूरोप के बीच में व्यापार होता था, और यह व्यापार होता था समुद्री मार्ग से। लेकिन आप तो जानते हो समुद्र की महिमा के बारे में। समुद्र इतना विशालकाय है, इतना विस्तार लिया हुआ है कि अगर आपके पास सटीक जो है जानकारी ना हो तो आप जाना कहीं और चाहते हो, पहुंच कहीं और जाओगे। तो एक मानचित्र था उनके पास, उसी मानचित्र की सहायता से वे भारत आते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली दे लॉस्ट दैट मैप। उनसे वह मानचित्र जो है, वह मानचित्र कहीं ना कहीं उनका वह मानचित्र जो है वह खो गया। और जब मानचित्र उनका खो गया तो भारत का व्यापार भी उनके लिए खो गया। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे आदमखोर जो शेर है, शेर के मुंह में यदि, या बाघ के मुंह में यदि आदमी का खून लग जाए तो वह आदमखोर हो जाता है। इसी प्रकार से जो व्यापारी हैं, एक बार व्यापारी ने किसी व्यापार से लाभ कमा लिया तो वह उस व्यापार को किसी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहता है। और अल्टीमेटली
और अल्टीमेटली उन्होंने भी ऐसा ही किया। अल्टीमेटली उन्होंने भी ऐसा ही किया। दे स्टार्टेड टू सर्च आउट द अल्टरनेटिव रूट। उन्होंने एक वैकल्पिक मार्ग की तलाश करनी शुरू कर दी और उनको वैकल्पिक मार्ग मिला। वह सीधे सीधे चलते थे यूरोप से, फिर आते थे सीरिया, सीरिया से होते हुए सऊदी अरबिया, फिर इराक, और इराक के साथ के बाद वह सीधे पहुंच जाते थे आपको अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के बाद जो आपको हिंदुकुश की पहाड़ियां हैं, वहां पे बोलन और खैबर के जो दर्रे हैं, उन दर्रों से होकर के, उन पास से होकर के वो भारत आते और भारत के साथ में वह भारत से सामान उठाते और फिर यूरोप वापस लौट जाते। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज Europeans were not alone, but they had a vibrant competitor as traders of Arab. केवल यूरोप के व्यापारी यहां पर अकेले नहीं थे, उनके साथ प्रतियोगिता करने वाले थे आपके अरब के व्यापारी। तो यूरोप के व्यापारियों की प्रतियोगिता जो है अरब के व्यापारियों से थी, और धीरे धीरे जब उनके बीच में युद्ध हुआ, मैं बताना चाहूंगा इसी बीच में इस्लाम का उदय हो गया आपके सऊदी अरबिया के रेगिस्तान में। और जब नए धर्म का उदय हुआ तो उस नए धर्म के उदय से वे काफी प्रोत्साहित हुए, और उस प्रोत्साहन के कारण से उन्होंने ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जो क्रूसेड या धर्म युद्ध कहते हैं। लगभग 300 सालों तक ये धर्म युद्ध चला, और अंत में इसका परिणाम यह हुआ कि 1453 में पूर्वी जो आपका रोमन साम्राज्य है, उस रोमन साम्राज्य राजधानी कुस्तुंतनिया पर मुस्लिमों का अधिकार हो जाता है। नाउ दे स्टार्टेड टू put so many obstacles in the way of European trader। अब यूरोपीय व्यापारियों के मार्ग में उन्होंने कई प्रकार के बाधाएं उत्पन्न करनी शुरू कर दी, लेकिन इसके बावजूद यूरोप के व्यापारी आते थे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अरब के व्यापारियों ने अब गलत तरीके से अपनाना शुरू कर दिया, और उन्होंने उनके कारवों को लूटना पाटना शुरू कर दिया। अंततः यूरोपियन ट्रेडर्स वर कंपेल्ड टू लीव द ट्रेड ऑफ इंडिया, और अंत में उनको यह बाध्य किया गया कि भारत का व्यापार छोड़ दें। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि चूंकि यूरोप के व्यापारी भारत के व्यापार से अत्यधिक धन कमाया करते थे, इसलिए यूरोप के देशों ने फिर से समुद्री मार्ग की तलाश करनी शुरू कर दी, और यह जो प्रयास है, सबसे बड़ा प्रयास जो है वह पुर्तगाल में आरंभ हुआ। पुर्तगाल में जो राजा जॉन टू था, उसने क्या किया, उसने भेजा एक एक्सपेडिशन बार्थोलोम्यू डियास के माध्यम से 1487 में। वो चलता है लिस्बन से, पहुंच जाता है आपको अफ्रीका के तट से होते हुए, वो पहुंच जाता है आपको अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर, जहां पे उसको जब भूमि दिखाई देती है वो कहता है आशा का दीप जल उठे। उसने उसका नाम रख दिया केप ऑफ गुड होप। बट ही वाज रिटर्न बैक टू लिस्बन, लेकिन वो लिस्बन वापस लौट गया। इसके बाद 1492 में स्पेन का कोलंबस चलता है भारत की खोज में। उसको आना था पूर्व तरफ, वो चला गया पश्चिम तरफ, और इस प्रकार से वह खोजने निकला था भारत के लिए रास्ता, वह खोज निकाला अमेरिका के लिए रास्ता। इसके बाद 8 जुलाई 1497, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वाज अ लैंडमार्क डे फॉर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यह भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन माना जाना चाहिए। 8 जुलाई 1497 को वास्को डेगामा 4 जहाजों का बेड़ा लेकर के अपने 170 साथियों के साथ भारत की ओर प्रस्थान कर रहा है। वह वहां से जब चलता है तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि वहां से चला तो इसके बाद वह आपको केप वर्डे से इसके बाद आपका वहां से जब आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने के बाद आपका जो अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, वहां पे वह जो है सेंट हेलेना द्वीप पर जाता है। वहां से फिर वह अफ्रीका की ओर निकल रहा है, से आपका केप ऑफ गुड होप को टच करते हुए वह वहां पे मोजाम्बिक पहुंचता है, और मोजाम्बिक से सीधा रास्ता पकड़ता है और पहुंच जाता है भारत के कालीकट। वहां पे राजा जैमोरिन का राज चल रहा है। राजा जैमोरिन या जो जैमोरिन है वह उसका वास्तव में एक वंशानुगत पदवी है, वो उसका नाम नहीं है। तो वहां पे उसको स्वागत किया गया और उसको व्यापार करने की अनुमति मिल गई। हालांकि बताना मैं चाहूंगा कि अनुमति के लिए उसे कुछ पैसे देने थे, लेकिन वह उसको सोने में चुका नहीं पाया, और परिणाम यह निकला कि वहां के जो कुछ एजेंट थे उनको बंदी बना लिया। जब वहां के लोकल अधिकारियों ने, तो उसका परिणाम वास्को डेगामा और जो जैमोरिन राजा थे उसके बीच में क्लैश हुए, और वह वहां से निकल भागा। वहां से जब जाने लगा तो कुछ लोगों को, अपने भारतीय लोगों को कैद करके भी ले गया, ऐसा कहा जाता है। और मैं बताना चाहूंगा कि उसने रास्ता फिर पकड़ा, वापस जब लौटा तो वहां पे यूरोप के बाजार में उसने जो सामान लेकर आया था उस सामान को बेच दिया। मैं बताना चाहूंगा कि उसे बहुत अधिक धन की प्राप्ति हुई।
आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जब वो पहुंचा, वापस लौटा, तो उसके साथ मात्र 55 लोग बचे थे। मतलब 170 में आप समझ सकते हो कि मात्र 55 लोग, मतलब जो शेष लोग थे वो रास्ते में कहीं मर गए। लेकिन वह जब उसको माल को बेचा, तो बताना चाहूंगा कि उससे उसको मार का व्यय निकालने के बाद लगभग 60 गुना धन की प्राप्ति हुई। I would like to repeat it, not 60%, but 60 times, 60 गुना अधिक धन की प्राप्ति हुई। 1 रुपये बराबर उसको 60 रुपये मिल गया। और निश्चित रूप से that was an encouraging prospect, यह बहुत ही उत्साहित करने वाली बात थी। इसके बाद वहां से दूसरा व्यक्ति चलता है, आपका जिसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। 1500 में 13 जहाजों का बेड़ा लेकर के चला भारत की ओर, और वह वहां से पहुंचता है कोचीन। 9 महीने उसको लगे। 13 सितंबर 1500 को वह भारत पहुंचा। मई के महीने में चला था और यहां पर वह सितंबर के महीने में आपको पहुंच गया। तो यह सितंबर आपको 1500 में पहुंच गया। और जब 15 यहां से पहुंचा, तो पहुंचने के बाद इसने क्या किया, इसने अपने जो भी लोग थे, जो भी यहाँ पे लोग थे, उन सभी मार्च में चला था वो, और यहाँ पर सितंबर में पहुंच गया। तो यहाँ पे जब पहुंचा, तो पहुंचने के बाद कोचीन में उसने जो है कोचीन के राजा के साथ में एक संधि की, जिससे जेमोरिन जो है नाराज हुआ, और वहां पे जो अरब व्यापारी थे उनके साथ में उसके क्लैशेस भी हुए। परिणाम यह निकला कि वह वहां से वह भी सोडा, कपड़े, मसाले सब लाद कर ठूस कर लेकर वापस लौटा। जब लौटा तो 200 गुना अधिक धन की प्राप्ति हुई। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि फिर से वास्को ड गामा आता है, और 1502 ईस्वी में कोचीन में एक माल गोदाम की स्थापना होती है। मतलब परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट फैक्ट्री का मतलब यहाँ पर है कि एक वेयर हाउस, एक माल गोदाम, जहां से अपने सामानों को रखते और वहां से फिर जहाज पे लाद करके लेकर चले जाते। तो इस तरीके से यह जो है चीजें शुरू हो गई कि पुर्तगालियों और वहां पर जो लोकल लोग थे और अरब के लोग थे, उनके बीच में झगड़े हुए। इसका परिणाम यह निकला, कुछ क्षेत्रों पर पुर्तगालियों का वहां कब्जा हो गया। और 1505 में पुर्तगालियों ने भारत का जो मलाबार तट है, उस मलाबार तट पर उनका अधिकार हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे गुजरात का तट है, वहां से जब आप चलोगे तो वहां से आप अगर चलते हो और वहां चलते महाराष्ट्र तक, तो यह जो तट है, यह तट कहलाता है आपका काठियावाड़ का तट। और वहां से यह जो गुजरात का तट काठियावाड़ का तट कहते हैं। और गुजरात से लेकर के आप चलोगे गोवा तक, तो इसको हम लोग कहते हैं कोंकण तट। फिर आगे आता है गोवा तट, फिर आता है कन्नड़ तट, और उसके बाद आ जाता है केरल का जो तट है, उसको मलाबार कोस्ट कहते हैं। मलाबार कोस्ट कहते हैं। तो यह जो मलाबार कोस्ट है, जो मलाबार, वहां उसी मलाबार कोस्ट पर उन्होंने अब सबसे पहले 1505 में फ्रांसिस अल्मीडा के माध्यम से भारत में अपना पहला माल गोदाम स्थापित कर दिया। पहला उन्होंने जो है एक प्रकार से राज्य स्थापित कर दिया, जिसको नाम है स्टेट ऑफ इंडिया, और यह कोचीन जो है इनकी राजधानी बन गई। इसके बाद उन्होंने 10 दिसंबर 1510 को गोवा बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से उन्हें गोवा को जीत लिया, और 1530 में उन्हें गोवा को राजधानी बना दी। इसके बाद वहां से वो भारत में उत्तर की तरफ चल रहे हैं, पश्चिम उत्तर की तरफ समुद्र से ऐसे चल रहे हैं, और वहां पर उन्होंने 1534 में सालसीट, बॉम्बे और चाउल को जीतते हैं। इसके बाद 1535 में उनका द्वीप पर अधिकार हो जाता है। 1539 में दमन पर अधिकार हो जाता है। बाद में दादर नगर हवेली भी इनके पास आ जाती है। हालांकि मैं बताना चाहूंगा कि बॉम्बे वो 1661 में अंग्रेजों को दहेज के रूप में दे देते हैं, कैथरीन ब्रेगांजा के दहेज के रूप में दे दिया जाता है। और चाउल और जो आपका सैलसीट था, उस पर मराठों का अधिकार हो जाता है। तो उनके पास जो क्षेत्र बचे रह जाते हैं वो था दीव, दमन, दादर नगर हवेली और गोवा। और गोवा बन जाती है उनकी राजधानी। मैं बताना चाहूंगा कि 1530 से लेकर के आगे 1961 तक गोवा उनकी राजधानी रही। अब देखिए, जो पुर्तगाली लोग थे, ये भारत में लगभग 450 सालों तक इन्होंने भारत में कुछ क्षेत्रों पर इन्होंने राज्य किया, व्यापार भी किया, काफी धन भी कमाया। लेकिन उनका जो भविष्य था उतना अधिक उज्जवल नहीं हो सका भारत में, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी कमियां थी। उसको हम लोग किसी हिस्ट्री के क्लास में बात करेंगे। और इस प्रकार से क्या होता है कि जब भारत से अंग्रेज चले जाते हैं, तो इंडियन रिक्वेस्टेड पोर्तुगीज टू वेंट बैक टू देयर कंट्री। भारत के लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि आप भी वापस चले जाओ, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। और इसका परिणाम यह निकला कि दादर और जो नागर हवेली है, वहां पे 1954 में गोवा जो यूनाइटेड फ्रंट पार्टी रहती है, वहां के देशभक्त और कहते हैं कुछ आरएसएस के लोग थे, उन सब ने मिल करके उनको वहां से खदेड़ दिया एक प्रकार से। और इस प्रकार से दादर नागर हवेली पर जो है वहां के देशवासियों का, वहां के जो राष्ट्रवादी थे, उन राष्ट्रवादियों का अधिकार हो गया।
हालांकि भारत की सरकार ने उसको इमीडिएटली नहीं मिलाया, लेकिन बताना चाहूंगा कि 1961 में भारत की सरकार ने उसको मिला लिया। एक उसके लिए वहां के जो गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी थे केसी बदलानी, उनको एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया गया और उधर से भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोनों के बीच में समझौता हुआ और दादर और नागर हवेली भारत को मिल गई। इसके बाद बचा रह गया दीव दमन और गोवा। मैं बताना चाहूंगा कि जब भारत के जहाज अरब सागर में जाते थे तो अंग्रेज लोग वहां पर, सॉरी, जो पुर्तगाली लोग थे वो वहां पे गोलियां चलाते थे और अंत में भारत की सरकार का पेशेंस, जो धैर्य है, वो धैर्य जवाब दे गया और अंततः ऑपरेशन विजय चलाई गई और 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों को भारत से मारकर भगा दिया गया और 19 दिसंबर 1961 को भारत का अधिकार हो गया गोवा पर। यही कारण 19 दिसंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष गोवा लिबरेशन डे के रूप में मनाते हैं। और इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि 10वें संविधान संशोधन के माध्यम से दादर नागर हवेली को पहले भारत का केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। फिर 12वें संविधान संशोधन के माध्यम से दीव दमन और गोवा को भारत का संघ शासित प्रदेश बनाया गया और उसके बाद ये जो है भारत के संघ शासित प्रदेश बन गए। हालांकि बताना चाहूंगा कि 26 जनवरी 2020 को दीव दमन दादर नगर हवेली इन सबको मिला के फिर से एक सिंगल संघ शासित प्रदेश बनाया जा चुका है। भारत में जो दूसरे यूरोपीय व्यापारी है वह है आपको नीदरलैंड की कंपनी जिसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका नाम था वेरनिगडे ऑस्टेंडीज कंपनी। जो कंपनी बनती है 1602 में, वहां के जो स्टेट जनरल है, वहां के जो आपको मैं कहना चाहूंगा कि संसद की सभा थी, उसके माध्यम से एक कंपनी बनाई गई जिस कंपनी का नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं बताना चाहूंगा कि इस कंपनी का ओरिजिनल नाम था वेरनिगडे ऑस्टेंडीज कंपनी और यह दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कंपनी मानी जाती है। तो यह जो कंपनी है, यह कंपनी 1602 में बनी और उसके बाद यह कंपनी भी चलती है भारत की ओर चलती है मसालों, कपड़ों और सोडा की तलाश में। यह 1605 में भारत पहुंची और 1605 पहुंच करके भारत का जो पूर्वी तट है वहां पे उन्होंने मछलीपट्टनम, इसको मछलीपट्टनम कहते हैं, वहां पे उन्होंने पहला अपना माल गोदाम स्थापित कर दिया। इसके बाद उन्होंने भारत में जैसे आपका पुलिकट है, जैसे आपका हुगली है, जैसे आपका सूरत है, इन्होंने कई स्थानों पर अपने माल गोदाम बनाए और वहां पर उन्होंने एक प्रकार से शासन भी स्थापित किया। लेकिन इनकी कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, इसलिए यह कहना कि डचों ने भारत में केंद्रीकृत होकर के राज्य किया, यह गलत हो जाएगा। हाँ, उनका डच कोरमंडल था, डच उनका सूरत था, डच उनकी हुगली थी, इस प्रकार से थी। मैं बताना चाहूंगा कि डचों का जो मुख्य उद्देश्य था भारत के साथ व्यापार करके, मसालों का व्यापार करके धन कमाना था। लेकिन उनको पता चला कि मसाले जो है वो अधिसंख्य हैं आपको इंडोनेशिया और मलेशिया में स्पाइस आइलैंड में, इसलिए उन्होंने अपनी ऊर्जा को स्पाइस आइलैंड की तरफ झोंक दिया और वे उधर की तरह ही व्यापार करने लगे। और कहते हैं हाफ हार्टेड अप्रोच लेड यू नो वेयर, आधे मन से की गई काम की कोई मंजिल नहीं होती। और इसी बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी तेजी से उभर रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के तेजी से उभरते हुए ताकत के सामने यह जो डच कंपनी है वो ज्यादा चल नहीं सकी और अंत 1824 में इन्होंने अपने सारे माल गोदामों को बेच दिया आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को और 1825 में सदा के लिए ये भारत से चले गए। तीसरी जो कंपनी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है, लेकिन हम लोग इसके बारे में अलग क्लास में बातें करेंगे, उसके लिए अलग एक मैं वीडियो बनाने वाला हूं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो। तो इसके बाद जो है चौथी कंपनी जो है वो डेनमार्क कंपनी थी, जिसका नाम है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यह कंपनी भी एक चार्टर कंपनी थी। इस कंपनी को का जो चार्टर है वो दिया गया 1616 में कंपनी स्थापित की गई और यह कंपनी आपको भारत पहुंचती है 1620 में। भारत का जो तमिलनाडु में ट्रांकुवर है जिसको उसमें थरंगंबदी कहते हैं, उस थरंगंबदी में उन्हें पहला अपना माल गोदाम स्थापित किया। इसका बंगाल का श्री रामपुर और इसके साथ ही साथ इन्होंने जो अंडमान निकोबार में है वहां पर निकोबार में इन्होंने अपनी बस्तियां बसाई और उन क्षेत्रों पर उन्होंने राज्य किया। लेकिन बताना मैं चाहूंगा वहीं से फिर कहानी दोहराई गई। इनका भी जो अभिरुचि थी वह थी मसालों के द्वीप पर और अंग्रेजों की बढ़ती हुई शक्ति के कारण ये टिक नहीं पाए और अंत एक एक करके अपने माल गोदाम ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचते चले गए और अंत में 1869 में ब्रिटेन के हाथों इन्होंने अपना अंतिम निकोबार द्वीप समूह बेच दिया और इस प्रकार से वो भी भारत से चले गए। सबसे अंतिम जो कंपनी है वो कंपनी थी आपको फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1664 में वहां के मंत्री कोलबर्ट के माध्यम से कंपनी स्थापित की गई थी। उसमें आपको लुईस 14वें का शासन चल रहा था फ्रांस में, तो यह भी एक प्रकार की सरकारी कंपनी थी। यह कंपनी भारत की तरफ चली, 1664 में स्थापित की गई। 1668 में यह कंपनी भारत के सूरत में अपना पहला माल गोदाम स्थापित करती है। यह भारत में इसने कई क्षेत्रों पर अपने अधिकार किए, लेकिन अंत में पौंडीचेरी में उसने अपना
केंद्र बना लिया, पौंडीचेरी उनकी राजधानी बन गई। और मैं बताना चाहूंगा कि इनके पास जो क्षेत्र थे वह था आपका यानोन या यनाम, कराईकल, पौंडीचेरी, माही और चंदनगर। चंदनगर आज के बंगाल में, कराईकल और जो आपका यानोन है या आंध्र प्रदेश में, कराईकल और पौंडीचेरी ये चारों तरफ से घिरा हुआ तमिलनाडु से, और आपका जो माही है घुरा हुआ केरल से। ये सब मिलकर के आप बनाते, चंद्रनगर को छोड़ दिया जाए तो चंदनगर को छोड़ करके ये जो आपको यानोन है या येनाम या और कराईकल, पौंडीचेरी और ये आपका माही, ये चारों मिल करके पौंडीचेरी का संघ शासित प्रदेश बनाते हैं। तो फ्रांसीसियों ने भारत में अपना जो है व्यापार किया, लेकिन वह भी अंग्रेजों की तरह सफल नहीं हो पाए। और मैं बताना चाहूंगा कि इनको पौंडीचेरी इनका जो है वो कैपिटल रहा। और अंत में जब भारत से अंग्रेज लोग जाने लगे तो भारतीयों ने उनसे भी अनुरोध किया फ्रांसीसियों से जाने के लिए। फ्रांसीसी समझदार थे, उन्होंने कहा ठीक हम यहाँ से चले जाएंगे। और 1954 में इन्होंने 1 नवंबर 1954 को डिफैक्टो मतलब वास्तविक रूप से भारत को इसको ट्रांसफर कर दिया। लेकिन यह था कि भाई ये क्षेत्र का ट्रांसफर है, इसमें कागजी कुछ काम होंगे, तो उसमें टाइम लगा। तो 1962 में अंततः इसको ट्रांसफर किया गया डिजोर, लेकिन 1954 में इसको भारत को ट्रांसफर कर दिया गया था और भारत से कहा गया कि आप यहाँ पे चुनाव करवा लीजिए। मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले उन्होंने 1950 में चंदनगर को भारत में मिला दिया था और भारत की सरकार ने उसको बंगाल में मिला दिया, और बाकी बात बचे रह गए आपको यानोन, पौंडीचेरी, कराईकल और माही, इन सबको 14वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत का संघ शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। तो ये थी पूरी यूरोपीय कंपनियों कहानी। और इन सब में बताना चाहूंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी आपको लंदन से, उस कंपनी ने भारत पर अपने बड़े क्षेत्र पर अपने अधिकार किया। भारत के 54% भाग पर इन्होंने प्रत्यक्ष और बाकी भाग पर इनका प्रत्यक्ष शासन रहा, और इस प्रकार से उन्होंने भारत की राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित किया। भारत के लंबे क्षेत्र पर, भारत के संपूर्ण भारत पर प्रकार से उन्होंने राज्य किया। और उन्हीं की जो कहानी है वह है आपका भारत का संवैधानिक विकास, जो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे, एपिसोड नंबर 4। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।